गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज से हम लोग अपने क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो क्लास 12th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो है अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग इंडिविजुअली करके पढ़ने होते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है मैट्रिसेस, उसके बाद आता है डिटरमिनेंट, उसके बाद आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके बाद आता है तुम्हारा सबसे लास्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इस पूरे अलजेब्रा पोर्शन को तुम देखो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलजेब्रा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो टोटल 14 नंबर होते हैं इस पूरे 4 चैप्टर से। इस पूरे 4 के 4 चैप्टर से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्लास 12 में पूछे जाते हैं। साथ साथ ये वैसे चैप्टर्स हैं जो कि एकदम ही आसान है, एकदम डिफरेंट। इनका 11th क्लास के किसी टॉपिक से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। डायरेक्ट क्या, अगर मेरी बात समझोगे तो इनडायरेक्ट लिंक भी 11th क्लास के किसी टॉपिक से नहीं है। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे अभी तक चीज़ों को पढ़े नहीं हैं, जैसे मैंने जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो काफ़ी टफ और टेढ़ा चैप्टर था, रिलेशन, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा। फंक्शन में कुछ पोर्शंस अभी बची हुई है क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच बताना बचा हुआ है। उसके बाद हम आ जाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट किया। राइट नाउ हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस की एक एक चीज़ें धीरे धीरे ओवरफोल्ड होगी। अब ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है ये कहीं ना कहीं आपके 11th क्लास के चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। इसका 11th में कहीं कोई यूज नहीं था। 12th में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसका जनरल लाइफ में बाबू बहुत यूज है। आपको खैर जान के हैरानी होगी कि मैट्रिसेस अगर नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ की इतनी स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ थिंकिंग या सोच नहीं होती, या हम इतने स्टैंडर्ड लिविंग को जी नहीं पा रहे होते। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जनरल लाइफ के पर्सपेक्टिव से। मैं बताऊंगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चीज़ों को डील करेंगे, किस प्रकार से चीज़ों को आप आगे लेके चलेंगे, वो अलग बातें हो गई। लेकिन मैट्रिसेस के बारे में कहा जाए तो वो सारे बच्चे फिर से अपने मैथ्स की स्टडी को तेज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो किसी कारणवश रिलेशन और फंक्शन और आईटीएफ में पीछे छूट गए थे। तो इस चैप्टर पे आपके पास मौका है कि आप अपने स्टडी को एक्सेलरेट करो और इस चैप्टर से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी क्लास की अगर स्टार्टिंग होनी चाहिए तो एक मोटिवेटिंग लेक्चर जरूर होना चाहिए, एक मोटिवेटिंग कोट्स जरूर होना चाहिए। तो आज का जो मोटिवेटिंग कोट है वो आपके पीछे स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा। ये मोटिवेटिंग कोट काफ़ी बेहतर लगा मुझे, इसलिए मैं इसको ले आया। इसका निचोड़ समझो। ये कह रहा है कि अगर हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो कि हमारे पास पहले नहीं था, तो उस चीज़ को पाने के लिए हमें कुछ ऐसा जरूर करना होगा जो हमने कभी पहले किया नहीं है। बात आ गई समझ में? यानी अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, वो आपको मिले, तो उस चीज़ के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। आप लोगों में से बहुत बच्चे आईआईटी करना चाहते होंगे, यूपीएससी करना चाहते होंगे, एनडीए करना चाहते होंगे। तो आप चाह तो रहे हो कि आपको एनडीए करना है, एनडीए आपने नहीं किया है, आपको यूपीएससी करना है, ये सब चीज़ें आप चाह रहे हैं, आपके अंदर ये सब बातें हैं, लेकिन आप क्या उस चाहने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? और ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं किया था, जो आपने एक नए तौर पे इंप्लीमेंट किया है? बच्चों, अगर आपको कुछ चाहिए, आपके कुछ गोल है, तो उस गोल के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ता है। तो अपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज लाओ, अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओ, जो तुम्हारे लिए एक अच्छा रिजल्ट आपको दे पाए, एक आउटकम दे पाए। बिना प्लानिंग के अगर आप किसी चीज पे बढ़ते हैं, विदाउट स्ट्रैटेजी आप किसी चीज पे बढ़ते हैं,
तो कैसा भी कंडीशन हो आप चीजों को नहीं इन्वॉल्व कर पाओगे। तुम्ही में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, अभी तुम देखोगे तुम्ही में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो कि ऑनलाइन क्लासेस को काफी सीरियसली ले रहे होंगे। और मैं सही बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऑफलाइन क्लास से बेहतर लगता होगा ये ऑनलाइन क्लास, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में डेली का डेली डाउट सेशन होता है। आप पर्सनल इंटेंशन के साथ हमको प्ले पॉज, मेरी स्पीड कम मेरी स्पीड ज्यादा करके पढ़ सकते हो और चीजों को बेहतर ढंग से बना सकते हो। हालांकि ये क्लासेस टाइम टेकिंग होती है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं तो आप इस माहौल में एकोमोडेट होके और चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते हैं, आप लिखो प्रेजेंट सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि सबके पास पहुंचे। लिखो प्रेजेंट सर और स्टार्ट करते हैं अपने आज की नई चैप्टर मैट्रिसेस, जो तुमको बहुत मजा लगाएगी। तो चलो भैया स्टार्ट हो जाते हैं पे अपने आप को लेके चलते हैं। देखो यार, हर चैप्टर की तरह जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, हर चैप्टर की तरह सबसे पहले आपको इस चैप्टर का भी मैप समझना होगा, ब्रेन मैप समझना होगा कि इस चैप्टर में आखिर हमारे स्टेप्स किस प्रकार बढ़ेंगे और क्या होगी टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करना है ना। तो अगर हम मैट्रिसेस चैप्टर की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से आप देखेंगे, अगर हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मैट्रिसेस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ना होता है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, हम थोड़ा और इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा इस मैट्रिक्स चैप्टर का डेफिनेशन, है ना, कि आखिर जो हमारा मैट्रिसेस है ये किस प्रकार से वर्क करता है, क्या है मैट्रिक्स, किसको कहा जाता है मैट्रिक्स, है ना। तो हमको सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में समझना है, क्या है डेफिनेशन इसका। जब आप डेफिनेशन समझ जाएंगे ना, तो दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा किसी भी मैट्रिक को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात होगी हमारी, है ना। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हम लोग जानेंगे। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप जान जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे नंबर पे हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइम टेकिंग होता है। जैसे एग्जांपल, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला प्रकार क्या होता है, सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है नल मैट्रिक्स, है ना। नल मैट्रिक्स के पास जो दूसरा आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। जो तीसरा प्रकार आता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, है ना, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो पहला तो नल मैट्रिक्स आ गया, दूसरा आपके पास रो मैट्रिक्स आ गया और तीसरा कॉलम मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पे आएगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, पांचवें नंबर पे डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अगर हम छठे नंबर की बात करें तो डायगोनल के बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, छठे नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर इसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलें तो सातवें नंबर पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। फिर स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें तो तीन और बच जाते हैं। एक आपका बच जाता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना। स्केलर मैट्रिक्स के बाद सॉरी दो और बच जाते हैं। एक आपका बचेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आपके पास बच जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो बड़ी सीधी सीधी बात है सर, मैट्रिसेस के डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद जो चौथा टॉपिक हमारे पास निकल के आता है बच्चों, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि आखिर मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, 2 मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे, ये बात हमें समझना पड़ेगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर टॉपिक पे आ जाएं तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस मैट्रिसेस का एडिशन, है ना। तो हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन पढ़ना है। 6ठे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों चले आए तो हम लोगों को इसका सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। 7वें नंबर पे अगर आप चले आए तो हम लोगों को पढ़ना होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। फिर 9th नंबर पे जब आप आएंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। और इन सब में जो भी ये तो मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इनके अंदर और भी डिटेल्स होते हैं तो वो आपको पढ़ना होता है। तो जो आपका सबसे पहला मैट्रिसेस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग मैट्रिसेस ना कह के एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको इतनी टोटल कुल इतनी चीजें पढ़ लेनी है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे ना तब आप कैपेबल हो पाओगे कि आप नेक्स्ट चैप्टर पे कोप अप कर पाओ, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर पाओ। अदरवाइज इतने चैप्टर को किए बगैर आप नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो चलो इस ब्रेन मैप को आप बढ़िया से उतारो, एकदम अच्छे से सुंदर से कॉपी पे नोट्स बनाओ, पॉज करके अभी के अभी उतारो और फिर एक एक करके हम लोग डेफिनेशन से अपने टॉपिक को धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको अनफोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट इसको उतार लो। थोड़ा देर के लिए हम इसमें से हटते हैं, उसके बाद चलिए भैया उतार लीजिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसको प्ले करके पॉज करके उतार लिया होगा। अब आइए हम लोग एक एक करके इसके डेफिनेशंस को, इसके सारी चीजों को धीरे धीरे स्लोली स्लोली समझेंगे, ठीक है ना, एकदम ध्यान से। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये मैट्रिक्स क्या है, पहले तो ये समझाओ भाई, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो और मैट्रिक्स क्या है यही पता नहीं रहेगा तो फिर उसको आगे कैसे लेके चलोगे। तो ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं एकदम इसके एक्चुअल डेफिनेशन बुकिस डेफिनेशन को पहले लिख देता हूं, ठीक है, कि बुकिस डेफिनेशन क्या कहता है और उसके बाद हम इसको अपने शब्दों में, शाब्दिक शब्दों में समझेंगे। तो कहता है कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो नंबर रियल हो या फिर वो नंबर आपके क्या हो, रियल और इमेजिनरी हो, चाहे वो नंबर आपका रियल हो चाहे वो नंबर आपका इमेजिनरी हो, फर्क नहीं पड़ता है। और सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द अरेंज्ड अरेंज्ड, है ना, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ m rows and n columns. m rows and n columns is called m cross n matrix, is called m cross n मैट्रिक्स। अब एकदम ध्यान से समझिए इस बात को। सर मैट्रिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका डेफिनेशन यही क्यों है, बहुत अच्छे से समझना होगा ना। तो थोड़ा किसी भी चीज़ को अगर समझना होता है ना तो थोड़ा पेशेंस रख के और अच्छे से समझना है अगर, तो उसके हिस्ट्री में जाने की कोशिश करो। अब समझना मेरी बात को, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने 4 लड़कों को लिया, एक लड़का, है ना,
2 लड़का, तीसरे लड़के को यहां ले लो और चौथे लड़के को यहां ले लो। अब ये एक गेम खेल रहे हैं, और वो गेम क्या खेल रहे हैं? ये गेम खेल रहे हैं फुटबॉल को पास करने का। बहुत बढ़िया समझना बाबू, हम तुमको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ये गेम खेल रहे हैं, इनको फुटबॉल एक दूसरे को पास करना है। इस वाले बंदे का नाम मान लो मैंने ए रख लिया, इस वाले बंदे का नाम मैंने बी रख लिया, इसका नाम हमने सी रखा और इसका नाम हमने डी रखा। अब फुटबॉल कैसे पास हुआ? तो ए ने फुटबॉल पास किया बी के पास, बी ने उस फुटबॉल को पास किया डी के पास, डी ने पास किया सी के पास, सी ने पास किया ए के पास, अगेन ए ने पास कर दिया डी के पास, फिर डी ने पास कर दिया बी के पास, फिर बी ने पास कर दिया सी के पास, एंड देन सी ने फिर पास कर दिया डी के पास, डी अगेन पास कर दिया बी के पास, बी अगेन पास कर दिया ए के पास, ए पास कर दिया सी के पास, और सी पास कर दिया डी के पास, डी फिर से पास कर दिया बी के पास, और बी पास कर दिया सी के पास, सी भी पास कर दिया बी के पास, और यहां पे आके गेम रुक गया, है ना। अब देखो कितना गजब का सिचुएशन बना है, कितना गजब का सिचुएशन बना है। अब हमसे देखो, ये गेम था, ये एक सिचुएशन था, एक सिचुएशन हुई, गेम में बॉल पास करने की बात हुई, इन लोगों ने बॉल पास किया, यहां से स्टार्ट हुआ बॉल और फाइनली यहां आके रुक गया। ठीक है, सबने एक एक करके पास करना चालू किया, कभी ये इसके पास, ये इसके पास, रैंडम डायरेक्शन में, कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं था कि इसी को पास करना है, जिसको जहां मन करे वहां उन्होंने गेम पास कर दिया। अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ कि ए के पास कितनी बार बॉल पास हुआ है, ए के पास कितनी बार बॉल गया है, बी के पास कितनी बार बॉल गया है, सी के पास कितनी बार बॉल गया है, और डी के पास कितनी बार बॉल गया है। अगर आपको ये बनाना हो कि किसके पास कितना कितना बार बॉल पहुंचा, तो इसको कैसे बनाओगे मेरे भाई? इसको कैसे बताओगे? एरो देख के बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ये डायग्रामेटिक स्टडी देख के बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसके पास कितनी बार बॉल पहुंचा ये बताना डायग्रामेटिक वे में तो बहुत तकलीफदायक है भैया, बहुत ही दिक्कत है डायग्राम में बनाना। तो इसको आसान करने के लिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाने का लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज को हम डेटा को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सजाने का सोचे। तो उन्होंने लिख दिया यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, और बोला ए के नीचे हम जितना बार ए बॉल पास किया है उतना लिखेंगे। तो उन्होंने गिना, देखो सर एक और एक दो, दो और एक तीन, 3 बार ए बॉल पास किया है। ठीक, उसके बाद डी कितने बार बॉल पास किया है, तो डी पास किया है 1 2 3, 3 बार डी भी बॉल पास किया है। सर सी सॉरी डी, अच्छा सर बी कितने बार पास किया है सर, 1 2 3 4, 4 बार बी पास किया है। और सी कितने बार पास किया है, तो 1 2 3 बार, 3 बार सी पास किया है। ऐसा हमने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दिया। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको 2 गो रो दिखेगा, एक ये पहला रो हो गया, ये वाला हम कहेंगे फर्स्ट रो, है ना, और इस वाले को हम कहेंगे सेकेंड रो। हमें 2 रो दिखा। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, और ये हमारा फोर्थ कॉलम है। तो इसमें क्या किया गया कि 2 गुने 4, 8 एलिमेंट, 2 गुने 4 यानी कितने हो गए बच्चों, 8 एलिमेंट को सजाया गया। सजाने की जो प्रक्रिया थी वो किस फॉर्म में थी, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में थी। किस फॉर्म में थी, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में थी। अच्छा, इसमें कितने रोज थे, तो सर इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में 2 गो रोज थे और इसके साथ साथ 4 कॉलम थे। तो होता क्या है, बहुत बार हमारे लाइफ में इस सिचुएशन से हम गुजरते हैं जहां पे इस टाइप का डायग्रामेटिक व्यू होता है, और इस डायग्रामेटिक सिचुएशन से अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना है, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, तो इसको तेजी से पढ़ना हमें आना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने मैट्रिक्स का प्रयोग किया। मैट्रिक्स से हम समझा पाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको देख पाएंगे। आपको जान के बहुत अचरज होगी कि इस टिपिकल चीज को कितने आसानी से आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। इससे भी ज्यादा टिपिकल चीज समझना, एक और एग्जांपल समझाते हैं अभी रिसेंट के एग्जांपल से। मान लो इस गोले में ह्यूमंस की संख्या है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे वो 150 ह्यूमंस थे, ठीक, और इस गोले में इन्फेक्टेड ह्यूमंस की संख्या है। इन्फेक्टेड मतलब वो जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं स्पेशली, ठीक।
तो एक स्टडी में पाया गया कि 20% ह्यूमंस हर घंटे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं कोरोना से, और उसी में से 15% जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो फिर से ठीक होकर नॉर्मल ह्यूमन बन जा रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को खूब ध्यान से। शुरुआत में 150 ह्यूमन थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे, और मान लेते हैं कि 100 ह्यूमंस थे जो कि इन्फेक्टेड थे, ठीक है। 150 ह्यूमन इन्फेक्टेड नहीं थे और 100 ह्यूमंस जो थे वो इन्फेक्टेड थे। यहां से इन्फेक्शन फैलना चालू हुआ, तो पता चला पर आवर, है ना, अगर हम बात करें पर आवर 20% ह्यूमन इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और पर आवर इसमें का यहाँ का इन्फेक्टेड ह्यूमन का 15% ह्यूमंस जो है वो ठीक हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। तो एक लंबे समय के बाद क्या स्थिति होगी? क्या ह्यूमन बचेंगे या क्या इन्फेक्टेड पीपल बचेंगे? इन्फेक्टेड पीपल बचेंगे कि ह्यूमन बचेंगे? क्या होगा लंबे स्थिति के बाद? या फिर ये चीज बस इन्फेक्टेड और ये बस अनंत काल तक बदलता रहेगा? क्या होने वाला है? ठीक, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को भी डील करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। आगे जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम वहां पे ये चीज समझाएंगे कि किस प्रकार से आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो ये जो मैट्रिक्स टॉपिक है ना बाबू, इसका व्यापक यूज है, बहुत बढ़िया, खास करके कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ग्राफिकल अप्रोच, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, जितने भी जगह है सब जगह कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स एक ऐसा रोल प्ले करता है जिससे कि आपका सिंप्लीफिकेशन बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है सर? सिंपल तौर पे समझो तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है बाबू, मैट्रिक्स असल में अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, क्या है? अरेंजमेंट। अब तुम पूछोगे सर किस चीज का अरेंजमेंट है? तो मैट्रिक्स असल में m इंटू n नंबर्स का अरेंजमेंट है। m इंटू n नंबर्स, यहां नंबर्स के अलावा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन चलो हमने नंबर्स माना है। वो नंबर जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही हो। मैट्रिक्स के अंदर आप रियल नंबर को भी रख सकते हैं, बिकॉज ये अरेंजमेंट है, और उसके साथ साथ इमेजिनरी नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट में कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या है कि हम जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो रो और कॉलम के रूप में करेंगे। रो और कॉलम के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे बच्चों? रो के रूप में या फिर कॉलम के रूप में करेंगे। और इसी मैट्रिक्स को कहा जाता है m इंटू n मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो हम उसको mn मैट्रिक्स कहते हैं। तो सर कंक्लूड करके समझाओ कि ये मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ नंबरों का एक सजावट है जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाते हैं। और जैसे ही आप समझ रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाने का मतलब है कि उसमें कुछ रोज होगा और कुछ कॉलम होगा। जितने भी रोज होंगे, जितने भी कॉलम होंगे, उन रोज और कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा वो उस मैट्रिक्स के में उपस्थित सारे नंबरों की टोटल कुल संख्या होगी। और इसी सजावट को, इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? तो मैट्रिक्स कोई प्रोसेस नहीं है, मैट्रिक्स कोई मैथमेटिकल मशीन नहीं है, ये एक सजावट है, एक अरेंजमेंट है। और जब आप कुछ चीजों को इस हिसाब से सजा देते हो ना, तो उस सजावट को किस प्रकार से स्टडी किया जाए, उस सजावट को कैसे हम समझ सकते हैं, या उस सजावट से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, यही सारी चीजें आपको मैट्रिक्स के अंदर पढ़नी है। आ गई ना बात समझ में? यानी अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो बोलोगे कि सर मैट्रिक्स जो है वो क्या है? तो वो सिर्फ रेक्टेंगुलर तौर पे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाए गए एलिमेंट्स को कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। आप इस डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स जो बोर्ड पे हैं, देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बोर्ड पे जितनी भी चीजें होती हैं ना, आप उसको शिद्दत से उतारा करो, बिकॉज ये आपका एक अपना खुद का नोट्स है। और इस नोट्स को जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको क्लास की हर वो बातें याद आ जाएंगी जो मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था, है ना। तो इसीलिए बोर्ड की सारी चीजें आप एकदम शिद्दत से उतारो, बढ़िया से उतारो।
और आपके पास तो एक और फैसिलिटी है ना, हम लोगों ने एक और फैसिलिटी डिज़ाइन करके रखा है कि आप शाम को आके, जैसे कल के लिए मेरे को माफ़ कर दो यार, कल परसों 2 दिन से मेरा टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, वीडियो सही ढंग से आ नहीं पा रहे थे और इंटरनेट की सुविधाएं कुछ बढ़िया थी नहीं, ठीक, तो मैं नहीं ले पा रहा था क्लासेस ज़्यादा। लेकिन हाँ, आज से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया से करेंगे, ग्राफिकल क्लासेस भी होगा, डाउट भी आपका होगा। बस बॉयज़ के डाउट का टाइम अलग कर दिया गया है, गर्ल्स के डाउट का टाइम अलग कर दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रख के आप रात में आके, शाम में आके लाइव डाउट ले सकते हैं, वो अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके उतार लिए होंगे जहां तक हमको लगता है। यानी सर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा इसमें और डीप में चलते हैं। हाँ बच्चों, एकदम डीप में चलेंगे अभी हम लोग, बहुत बढ़िया से क्लियर करना है, बहुत आसान चैप्टर है ये, है ना, बहुत आसान चैप्टर। अगर तुमसे नहीं बन रहा है ना तो समझो तुम, क्या बोलूँ मैं तुमको, फिर तुम दिमाग नहीं लगाते हो फिर, है ना। आ जाओ टॉपिक पे सर, मैट्रिक्स के बातों को थोड़ा और एनहांस करते हैं। अब देखो, मैंने बताया था कि ये m रोज और n कॉलम में सजाया जाता है। m रोज यानी m कॉलम, समझना मत। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू इस वाले एग्जांपल नंबर 1 में कितने रो हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें रो की संख्या बताओ कितने रो हैं, तो आप फटाक से बोलोगे सर जो ये है इसी को ना रो कहते हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। जी हाँ, जो हॉरिजेंटली सजावट है, हॉरिजेंटल तौर पे, उसको रो कहते हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि बाबू जो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजॉन्टल, इसको हम रो कहते हैं। और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, है ना, जो खड़ा है उसको कॉलम कहेंगे और जो सोया है उसको रो कहेंगे। तो कितने सोए हुए हैं? 2, तो नंबर ऑफ रोज की संख्या 2। और अगर मैं पूछूं कॉलम की संख्या बताओ, तो आप कहेंगे सर कॉलम 2। अब मैं पूछूं कि ये रो भी 2 कॉलम भी 2, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। और ये जो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिखे ना, इसको कहा जाता है हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे m इंटू n, जहां पे m आपका नंबर ऑफ रोज होगा और n आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा। यानी अगर हमसे कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछता है तो हम बोलते हैं उसका ऑर्डर m इंटू n है, जहां पे m क्या होता है बताओ? m होता है नंबर ऑफ रोज, रोज हमेशा पहले, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो हमने सेकंड एग्जांपल यहां ले लिया, 2, 3, 4 ले लिया और 4, 3, 2 ले लिया। ठीक है, ये नंबरों का एक सजावट हमने कर दिया। अब अगर हम तुमसे इसमें पूछें कि बाबू इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे ऑर्डर माने m इंटू एन, जहां पे m आपका रो होता है और अगर हम n की बात करें तो n हमारा कॉलम होता है। तो इसमें कितने रो हैं सर? एक वर्टिकल और दूसरा एक हॉरिजेंटल, दूसरा हॉरिजेंटल, तो नंबर तो रोज के 2 हैं। लेकिन कॉलम की संख्या सर देखो 1, 2 और 3 कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 है। उसी तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम आपको ले लें, 1, 2, 3, 4 और 6, इसकी बात कर दें। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसको बताओ इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, तो आप फटाक से बता सकते हैं। अच्छा सर, इसका ऑर्डर आप पूछ रहे हो, बहुत आसान है सर। इसमें सोया हुआ कैट हुआ 1, 2, 3, तो ऑर्डर 3 इंटू 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इंटू 2 कॉलम हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और आपसे पूछे कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो रो को पहचानने के लिए आप देखो कितने हॉरिजेंटल्स हैं, और कॉलम को पहचानने के लिए आप देखो कि कितने वर्टिकल खड़े हैं। जितने वर्टिकल हैं वो सारे के सारे कॉलम हैं, जो सोए हुए हैं वो सारे के सारे रो हैं। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। 4th नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 9, -1, 2 और 3, मान लो ये है। अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि इसका ऑर्डर बताओ, यानी कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो सर इसके अंदर देखो सर 1 सोया हुआ, 2 सोया हुआ और 3 सोया हुआ। तो इसके अंदर 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। बोलो क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तुमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो समझ ही ली कि एक सजावट होता है, संख्याओं का सजावट होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में सजावट होता है। जितने रोज होते हैं, जितने कॉलम होते हैं, वो हम उस सजावट को देख के बता सकते हैं।
साथ साथ हमें अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो हम बता सकते हैं ये इसका नंबर ऑफ रो, ये इसका नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 into 3 ऑर्डर। अब देखो बाबू, इसको 2 into 3 ऑर्डर को 6 मत लिख देना। अरे यार, ये गुना नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। आपको गुना करके नहीं निकाल लेना है कि भैया इसमें कितना गुना हो, जरा बताओ। अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तब तुम गुना कर दो। जैसे अगर तुमसे इसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो 1 2 3 4, यानी 2 गुने 2 4 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें पूछा जाए बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 गुने 2 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर में आपको अलग अलग ही बताना है। 2 गुने 2 ऑर्डर है ना, ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है 2 गुने 3 ऑर्डर, 3 गुने 2, 3 गुने 2। आपको इस फॉर्मेट में लिखना होता है, m into n के फॉर्मेट में लिखना होता है, तब जाके ये कहलाता है हमारे मैट्रिक्स का क्या, ऑर्डर। ठीक है ना। तो आई होप आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसको प्लीज आप एक काम करें, पॉज करके उतार लें, बढ़िया से उतार लें, है ना। चलिए, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट बात पे। ठीक है, अब देखो, अब भाई मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखते हैं वो समझ चुके हैं, ऑर्डर समझ चुके हैं। अब मेन मुद्दा है सर कि अगर मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे, दिखाएंगे कैसे कि हमको मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको डिनोट करने का बाबू बहुत बेहतर तरीका होता है। कभी भी आप कैपिटल लेटर से डिनोट करो और उसको लिखो। जैसे मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स लिखना है, ए मैट्रिक्स, और उसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए। और सिंस जैसे ही हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब हो गया कि हम मैट्रिक्स को बताने जा रहे हैं। अब मैट्रिक्स को तो कैपिटल से डिनोट करेंगे, लेकिन इसी का स्मॉल फॉर्मेट लेंगे, ए, उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, और लिखेंगे यहाँ आई इंटू जे, और फिर यहाँ लिखेंगे एम क्रॉस एन। ऐसे डिनोट होता है कोई भी मैट्रिक्स। ये तरीका है किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने का। समझिएगा, हर एक चीज का अपना मतलब है। ये किस चीज को डिनोट करता है, ये मैट्रिक्स के नाम को डिनोट करता है, मैट्रिक्स के नेम को डिनोट करता है कि भैया मैट्रिक्स है तो उसका नाम क्या है, ए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे जो ए आई जे लिखा है ये किसको डिनोट करता है, तो ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया बात है सर, इसमें आई क्या है, तो ये ith रो है, ith रो, और ये jth कॉलम है, jth कॉलम, जहां पे हमारा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि ith रो और jth कॉलम का मतलब क्या है, लेकिन अभी सिंबल समझो। फिर सर ये देखो m इंटू एन लिखा है, इस m क्रॉस n का मतलब क्या है, m इंटू एन क्रॉस का मतलब है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ठीक, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये आपको दिख जाएगा, और साथ साथ उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ये भी आपको दिख जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हो, सिंबल देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, कैपिटल A विच इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हो गया, आपको दिख रहा है। तो ये तो नाम बताया मैट्रिक्स का। अब आपको मान लो कि इसके अंदर आपको बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर, तो आप ऑर्डर बड़ी तेजी से बता दोगे, सर 2 रो है 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक, 2 गुने 2 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि हमारा कौन सा एलिमेंट, विच एलिमेंट इज इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखेंगे ये रहा फर्स्ट कॉलम और ये रहा सेकेंड रो, तो फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो में आपका 3 है। अब बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे कि फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो में कौन है बताइए, तो इसको सिंबलाइज करने का एक तरीका हो गया।
ए लिख दिया आपने, ए माने एलिमेंट हो गया, लेकिन वो किस रो में है और किस कॉलम में है वो ये नीचे वाला सब स्क्रिप्ट बता देता है, ये नीचे वाला जो है वो बता देता है। तो हमने यहां ए लिख दिया। अब ये किस रो में था, पहला वाला रो किस में था, 2 में, तो हम लिखेंगे दूसरा रो, और ये कॉलम किस में था, फर्स्ट, तो लिखेंगे 1। यानी A21 का मतलब है हमको उस एलिमेंट को चुनना है जो दूसरे रो में और पहले कॉलम में है, दूसरे रो में और पहले कॉलम में है। अगर हम यहां पे इसी तरह से तुमसे पूछें कि इस A12 का मतलब बताओ, तो A12 का मतलब है पहले रो में, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट रो और उसके साथ साथ सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। A12 का मतलब पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। फिर अगर हम उसी तरह नेक्स्ट पे चले आते हैं, अगर हम यहां पे लिख देते हैं A13, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट रो, सर जी फर्स्ट रो और उसके साथ साथ फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम, तो तीसरा कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक, अगर हम उसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पे ले लें, हम यहां पे लिख दें A23, इसका मतलब बताओ कौन से जगह पे होगा ये एलिमेंट, तो सर ये होगा सेकंड रो और उसके साथ साथ थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। अच्छा सर समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है। यानी अगर हम तुमसे बोले कि बाबू AIJ का मतलब बताओ, अरे सर एकदम आसान, ith रो सॉरी और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम में हमारा AIJ प्राप्त किया जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स को ये डिनोट करने का तरीका होता है जहां पे ये चीज मैट्रिक्स का नाम बताता है। अगर हम AIJ की बात करें तो AIJ उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। अगर I की बात करें तो ith रो होता है और हमारा jth कॉलम होता है। ठीक, ith रो होता है और jth कॉलम होता है। अगर हम n क्रॉस n की बात करें तो m क्रॉस n हमारा ऑर्डर होता है, जहां पे m बताता है नंबर ऑफ रोज, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को सिंबलाइज कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इस A12, इस A21, इस AIJ, I23 का मतलब आपको पता चल गया कि किस तरह से हम उसको लिखेंगे, है ना। चलिए इसको आप उतारेंगे, फिर थोड़ा हम और डीप में चलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों उतार लो फटाक से। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने पॉज करके उतार लिया, कमाल करते हो तुम लोग यार, बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, एकदम हिला के रख दिए हो। चलिए तो अगले टॉपिक की बात करें, अगले टॉपिक पे हम लोग अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन द गिवन मैट्रिक्स, इन द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स यहां बना देते हैं, 2 3 4 7 8 11 -3 2 और 6। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी, आपको बताना है। जैसे अगर हम सबसे पहले पूछें कि बाबू इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ठीक, उसके बाद हम पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स में 2 1 कौन है, फिर इस मैट्रिक्स में 3 2 कौन है, इस मैट्रिक्स में 3 3 कौन है, इस मैट्रिक्स में 1 4 कौन है। ये चारों चीज़ें आपको बता देनी है। अगर हम तुमसे तीसरे नंबर पे पूछें कि अच्छा ठीक है बस ये 2 चीज़ बताओ, इतना चीज़ काफ़ी है। ठीक है, चलो सोचो 2 मिनट, सोचो और बताओ फटाक से, मने मन बताओ सर ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का और ये सब एलिमेंट्स क्या होंगे। चलो बहुत बच्चे सोच चुके होंगे, उनके मन में आ गया होगा सर अगर ऑर्डर की बात करें तो भैया इसमें जितने रो हैं जितने कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू कॉलम, वही ऑर्डर होता है। तो 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, तो हमारा ऑर्डर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 3, बिकॉज 3 रो था और 3 कॉलम था, तो ऑर्डर तो मिल गया। ठीक है, अब हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए A21 क्या है, तो A21 का मतलब होता है दूसरा रो और पहले कॉलम पे, दूसरे रो पे और पहले कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो हम पहला रो हुआ, हम दूसरे रो को पकड़े, ये मेरा दूसरा रो है,
और दूसरे रो में पहला कॉलम ये है, तो देखो तो पहला कॉलम दूसरा रो जहां कटा वही मेरा आंसर हो गया, तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो A21 मेरा आंसर में 7 हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है भैया तीसरा रो दूसरा कॉलम बताओ, तो इसमें तीसरा रो तो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो कहाँ कटा, 2 पे कटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अगर हमसे कोई पूछता है तीसरा रो और तीसरा कॉलम बताओ, सर तीसरा रो तो यही है ना, और कॉलम हमको तीसरा चाहिए, यानी ये कॉलम चाहिए, कहाँ कटा 6 पे, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम 6 नंबर को बता रहा है। और अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया पहला रो और चौथा कॉलम बताओ, तो सर पहला रो तो ये है लेकिन चौथा कॉलम तो है ही नहीं, तीने को कॉलम में है, तो भैया ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, हम इसको काट देंगे। यही नहीं कि लिख देना कि सर यहाँ 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है आपको, क्या लिखना है, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट लिखना है, याद रखिएगा, 0 मत लिख दीजिएगा, डू नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, समझ गए ना बात को। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि बताओ भैया कौन सा चीज कहाँ है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स को डिनोट करना देख लिया, उसके हर एक सिंबल्स को पढ़ लिए। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दिया जाए, आइए। आ जाओ बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से काम को चालू करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो क्या होता है कि मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उसका कंस्ट्रक्शन भी करना सीख जाओगे। एक बात बताओ, तुम्हें घर बनाना है और तुमको घर बनाने के लिए पता ही नहीं है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप घर का कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना भी जी जान लगा लो, तुम्हारा घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, और तभी जाके हम आगे के काम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करने जाएं तो सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत होती है मैट्रिक्स को बनाने के लिए, वो पता होना चाहिए उसका ऑर्डर, क्योंकि अगर हमको रो और कॉलम ही नहीं पता होगा तो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसके एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स नहीं पता होगा तो हम सजाएंगे किसको। तो ये दो चीजें हमें बेसिकली पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए और एलिमेंट्स पता होना चाहिए। तो पहले अगर हमें ऑर्डर पता है और एलिमेंट्स नहीं पता है तब कैसे बनाएंगे, और फिर जब ऑर्डर पता है और एलिमेंट्स भी पता है तब कैसे बनाएंगे, इसको दो हिस्सों में करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अगर मान लो हमें ऑर्डर पता है, इफ ऑर्डर इज नोन, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर पता है तो हम किस तरीके से मैट्रिक्स को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक नाम दे देंगे A, और हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि 3 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा। तो हम ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे, A11 माने पहला रो पहला कॉलम, फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, और कॉलम तो हमको 2 ही रखना है तो हम यहीं तक जाएंगे। फिर हम आ गए दूसरे रो पहले कॉलम पे, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, फिर हमने लिखा दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर हमने लिखा 3-1 तीसरा रो पहला कॉलम, और फिर हमने लिखा तीसरा रो दूसरा कॉलम। समझ में आ गई बात को। तो देखो ये तुम्हारा कितना बढ़िया से 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया, और हर एक एलिमेंट अपने पोजीशन को बता रहा है। अच्छा सर, मतलब एलिमेंट नहीं पता हो तो हम उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी हाँ सर, आप सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे देखो A11 पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट को बताएगा, A12 पहला रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट को बताएगा, A21 दूसरा रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को बताएगा, A22 दूसरा रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट को बताएगा, A31 तीसरा रो पहले कॉलम के एलिमेंट को, A32 तीसरा रो और दूसरे कॉलम के
एलिमेंट को बताएगा। अगर हम इसी तरह से तुमको एक और वर्क दे दें कि भैया अब एक काम करो 4 into 5 का मैट्रिक्स बना के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 into 5 भी बना सकते हैं सर। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो पांचवा कॉलम, 5 ही कॉलम तक जाना है ना, तो ये तो बन गया। अब इसके बाद दूसरे रो पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो पांचवा कॉलम, बन गया मेरा। तीसरा 4 रो है तो तीसरे रो पे भी जाएंगे, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम और तीसरा रो पांचवा कॉलम। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को चौथे पे भी जाना है, फोर्थ पे भी जाना है, तो चौथा रो पहला कॉलम, चौथा रो दूसरा कॉलम, चौथा रो तीसरा कॉलम, फिर चौथा रो चौथा कॉलम और सबसे आखिरी में चौथा रो पांचवा कॉलम। तो इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 4 रो थे और 5 कॉलम थे और हर एक प्लेस को उसके सिंबल से डिनोट कर दिया, बाकी जो भी एलिमेंट होगा वहां पे फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा जाके। तो अगर सिर्फ ऑर्डर पता हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपना मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के साथ साथ सर अगर एलिमेंट भी पता हो तब क्या करना है, एलिमेंट्स के जगह पे उसको रख देना है जो आपको पता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है कि आपको एक 3 into 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स सच दैट जो मैट्रिक्स है वो A है, उसके एलिमेंट Aij हैं, 3 into 4 है। Aij की वैल्यू I प्लस जे के बराबर है। आप समझिएगा, यह ऐसा ही क्वेश्चन में मिलता है, Aij की वैल्यू I प्लस जे के बराबर। अब इसका मतलब समझिएगा कि इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करें। तो आप एक काम करें, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर दिखेगी, ठीक। हाँ ठीक है, ये एक काम करो ना, इतना पहले उतार लो, है ना, फिर हम लोग इसको समझते हैं। उतार लो इस पर, चलो उतार लो बच्चों। उतर गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए इसको जरा हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं कैसे इसको फ्रेम आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमको मैट्रिक्स बनाना है वो मैट्रिक्स Aij है और 3 into 4 है, मतलब इसके अंदर 3 ठो रो होंगे और 4 ठो कॉलम होंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, ये मेरा पहला बन गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम और दूसरा रो चौथा कॉलम। इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा तीसरा रो पहला कॉलम, फिर बताएं तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम और सबसे आखिरी में आएगा तीसरा रो चौथा कॉलम। तो हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना दिया, लेकिन हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन, कि जो Aij है वो I प्लस जे के बराबर होगा। यानी कहीं पे भी अगर हम Aij देखें तो हम Aij को हटा के I प्लस जे लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि अगर हमें देखा जाए तो हमको सबसे पहला एलिमेंट मिला है A11, तो इस 11 को 1 + 1 लिख के 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। 11 को हटा के 2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये I है ये J है, तो I प्लस जे यानी 1 + 1 2 हो गया। उसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट देखें A12 को देखें तो A12 को रिप्लेस करके 1 + 2 हम 3 लिख सकते हैं। अगर उसी तरह हम अपने तीसरे रिप्लेसमेंट पे आ जाएं, A13 पे आ जाएं, तो 1 + 3 उसको 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम A14 को देखें तो 1 + 4 यानी 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम A21 की बात करें तो 2 + 1 हम 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम A22 की बात करें तो 2 + 2 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें 2 3 की तो 2 + 3 हम 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम 2 4 की बात करें तो 2 + 4 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम 3 1 की बात करें तो 3 + 1 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 2 की बात करें तो 3 + 2 5 से रिप्लेस कर सकते हैं।
और अगर हम 3 3 की बात करें तो 3 + 3 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, और सबसे आखिरी ले लो, अगर 3 4 को रिप्लेस करना हो तो 3 4 4 7 से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इन सबको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने अपने करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आपने निकाली है। और ये वैल्यूज आपने कहां से निकाली है? तो ये वैल्यूज आपने इस कंडीशन को फुलफिल करके निकाला है, इस कंडीशन को फॉलो करके निकाला है। एंड व्हाई दिस कंडीशन ओनली? बिकॉज आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको यही कंडीशन को फॉलो कर लेना है। चलिए तो अब जरा इसको हम एग्जैक्ट फ्रेमिंग करके दिखाएं कि मेरा एग्जैक्ट मैट्रिक्स क्या आएगा। तो इस हिस्से को भी मैं रब कर रहा हूं बच्चों। आए अब देखें इसको हम अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो 1 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 1 2 की जगह 3, देन 4, देन 5, देन अगेन 3, देन 4, देन 5, देन 6, अगेन 4, देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7। ये प्रोसेस हो गया हमारे मैट्रिक्स का। तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हमने एक 3 गुने 4 का मैट्रिक्स भी बना दिया, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया जिसके अंदर 3 रो थे और 4 कॉलम थे। उसके साथ साथ उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट था वो एक कंडीशन को फॉलो करके मिल रहा था, उस कंडीशन को फॉलो करके हमने उसके एलिमेंट्स भी लिख दिए। तो दिस इज द होल प्रोसेस टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। अब आप इसको पॉज करके उतार लें, फिर हम लोग इसी पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और शार्प करेंगे अपने माइंड को, अपने एप्लीकेशन को, और तब हम मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, तो पहले चलो इतना उतार लो, कम ऑन डू इट फास्ट। चलिए बच्चों, तो जैसे हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की, तो हमको सेम क्वेश्चन दिया गया है कि भैया कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3 × 4 वेयर A इज इक्वल टू AIJ 3 गुने 4 सच दैट जो AIJ है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो I - J के बराबर है। AIJ की वैल्यू I - J है। ऐसा आपको एक क्वेश्चन बनाना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो 3 × 4 का है और उसके एलिमेंट्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? एक जनरल मैट्रिक्स बनाना जो 3 × 4 का हो। तो हम एक जनरल मैट्रिक्स अगर बनाएंगे 3 × 4 का, हम अभी बनाए थे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम। देखो बच्चों, बोल बोल के हर एलिमेंट को बनाओगे तो स्टार्टिंग के 5 6 7 क्वेश्चंस तक तुमको थोड़ा सा मतलब वो लगेगा कि यार एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ही कमजोर होंगे तो फिर आप स्टैंडर्ड चीजों को कैसे समझ पाओगे, है ना। नेक्स्ट आओ, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, एंड देन दूसरा रो चौथा कॉलम। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो तीसरा रो पहला कॉलम होगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और तीसरा रो चौथा कॉलम होगा। अब हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई IJ एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू होगी I - J। अब अगर इसी रूल को हम फॉलो करके लिखना शुरू करें तो IJ यानी पहले में से दूसरे को घटा लेना है, 1 - 1 0, 1 - 2 - 1, 1 - 3 - 2, और 1 - 4 - 3। Once again, 2 - 1 1, 2 - 2 0, then -1 and then -2. Same, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0 and 3 - 4 -1। ये आपका बन गया नेक्स्ट मैट्रिक्स जो 3 × 4 भी था और इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि तुम समझ चुके होगे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी आपको बताया रहेगा कि कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, और उसके एलिमेंट किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। उस क्राइटेरिया में बस वैल्यू पुट करते चले जाओगे, तुमको सिंपल आंसर्स मिलता चला जाएगा और आपको ऐसे सजा देना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम 12th में हो, उसको 10 बार कराने की जरूरत भी नहीं है, 1 2 बार हो गया काफी है। क्लियर है ये चीज? चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे,
तब हम लोग आगे की बातों को समझ पाएंगे। चलिए भैया, अब बच्चों हम लोगों को जो समझना है वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, फलाना ढिकाना, बहुत सी चीजें हैं जो आप समझ चुके हैं। अब अगला मुद्दा जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक तरीके से देखें तो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको एक फैक्ट के तौर पे इसको समझना होता है। लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे जब आप क्वेश्चंस को बना रहे होंगे तो कहीं पे अगर ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस होगा कि ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ऐसा वाला मैट्रिक्स आ गया, तो कम से कम आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से क्लियर कर पाएंगे। तो चलो अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहला मैट्रिक्स है बाबू, उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। वैसे हालांकि हमने नल मैट्रिक्स लिखवाया था, लेकिन चलो रो मैट्रिक्स से हम लोग अपनी शुरुआत को करेंगे कि भैया रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी अ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix, is called row matrix। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक रो से ज्यादा नहीं हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इसमें कॉलम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, नहीं बताया गया है कि कॉलम आपका कैसा होना चाहिए। तो कॉलम कितना भी हो सकता है, लेकिन रो मात्र एक होना चाहिए। कॉलम 10 हो जाए, 2 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारी जो रो है मैट्रिक्स की वो 1 होनी चाहिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो होता है, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसके डिनोट करने की बात बताएं कि सर जी इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो बड़ा अच्छा तरीका है इसको डिनोट करने का। इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by कैपिटल A इज इक्वल टू A। IJ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप 1J लिखोगे, 1J, क्योंकि हर बार जो रो आएगा वो तो एक ही रो आएगा, दूसरा रो तो आने वाला है नहीं। तो A 1J, और यहां पे लिखेंगे हम पहला रो इंटू n कॉलम। रो तो 1 ही होने वाला है, लेकिन कॉलम जितना मन उतना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस तरह से डिनोट करता हुआ अगर आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें एक ही रो है और इसीलिए ये सिर्फ एक रो वाला मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया 0, इसमें एक ही रो है। हमने एक दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया ऐसे 1,2, देखो इसमें भी एक रो है, कॉलम भले 2 है लेकिन रो तो एक ही है। हमने एक तीसरा मैट्रिक्स लिख दिया मेरे भाई 1,3,6। अब इसमें देखो एक रो है लेकिन कॉलम 3 है, कॉलम से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, रो एक होना चाहिए। हमने चौथा एग्जांपल लिख दिया 1, 6, 7, 8, वैसे कॉमा नहीं देते हैं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं देते हैं, है ना, तो ये कॉमा नहीं होगा, 9 होगा, 10 होगा। अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें एक रो है, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो रो मैट्रिक्स की खासियत ही होती है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, तो हम उसको रो मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप 5वां नंबर देखें, अगर हम आपको ऐसे लिख दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है रो मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें एक रो है, 2 रो है, इसमें एक से ज्यादा रो हो गया, तो हम इसको रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अच्छा, एक और ध्यान रखना, सिंस ये मैट्रिक्स हॉरिजेंटल होता है तो बहुत सी किताबों में इसका एक और नाम दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने ये तो नहीं बताया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मेरे भाई कोई मतलब नहीं है इसके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने से, बात सेम है। तो मैंने रो मैट्रिक्स बता दिया, उसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बताया, तो बच्चे सोचते हैं कि सर ने तो छोड़ दिया ये टॉपिक। मेरे भैया हम क्यों छोड़ेंगे टॉपिक? मतलब क्या छोड़ देने से मेरा कुछ पैसा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? नहीं ना, तो क्यों छोड़ेंगे हम टॉपिक? और अगर हम लोग इतने कामचोर होते कि मेहनत करने की वजह से छोड़ते, तो भाई साहब इतना मेहनत करके कंटिन्यूअसली आपको पढ़ा के अच्छे से सब चीज़ डील करके यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं बना रहे होते। हम लोग भी कह देते कि भैया जब खुलेगा तब पढ़ना, नहीं खुला है तो मत पढ़ो, या फिर ऐसे ही जूम वूम पे कुछ इधर उधर करके नौटंकी क्लास करा रहे होते।
समझ रहे हो? तो भाई साहब छोड़ने की तो बात आती नहीं है। में भी ऐसा हो सकता है कि दिमाग से मिस हो जाती है चीजें, तो वो आप मेरे को याद दिला सकते हैं। बट हाँ ध्यान रखो, रो मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको चीजें समझ में आ गई, रो मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको फटाफट उतारते चलिए। हर एक टाइप को बढ़िया से उतारना है, अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स उतारना है, ठीक है ना। पॉज करेंगे और उतार लेंगे। आइए बच्चों, रो मैट्रिक्स के बाद जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आता है वो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, है ना, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप इसके नाम से भी तो समझ ही चुके होंगे। जब आप रो मैट्रिक्स को समझ चुके हैं तो आपको कॉलम मैट्रिक्स को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो हम उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां यह फर्क नहीं पड़ता है कि कितने रो हैं, यहां फर्क पड़ता है कॉलम एक होना चाहिए। रो तुम्हारा 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फर्क पड़ने वाली बात है, जिसपे आपको दिमाग लगाना है, वो है सिर्फ और सिर्फ कॉलम कितने होने चाहिए, एक कॉलम, सिंगल कॉलम होना चाहिए। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूं इसको डिनोट कैसे करते हैं, है ना। तो एकदम ध्यान से देखो, इट इज डिनोटेड बाई। कैसे डिनोट होगा, तो आप सिंपल सा लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई ए बराबर ए। आई तो लिखेंगे लेकिन जे के जगह पे 1 कर देंगे कि कॉलम 1 हो चुका है। फिर एम तो लिखेंगे लेकिन कॉलम के जगह पे 1 कर देंगे। रो तुम्हारा जितना भी हो लेकिन कॉलम तुम्हारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो आपको दिखेगा कि एक मैट्रिक्स है जो 0 है। देखो इसमें एक कॉलम है, रो एक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कॉलम तो एक है, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 2, देखिए बस एक कॉलम है, रो 2 है लेकिन कॉलम एक है। फिर आप लिख सकते हैं 1 3 5, इसमें भी बस एक कॉलम है, रो 3 है लेकिन कॉलम एक है। आप यहां देखें, आप लिख सकते हैं 6 7 8 9, इसमें भी बस एक कॉलम है और रो 4 है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब अगर इसको देख के समझ रहे होगे कि ये सिंस खड़ा है तो इसका नाम लोगों ने रख दिया, क्या रख दिया बताओ, वर्टिकल मैट्रिक्स। लो भैया, कौन सा बड़ा बात है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। एकदम सिंपल बातें आ रही है। अब अगर हम तुमको एक बात पूछे, एक बड़ा देखो, बड़ा मजेदार एक बात यहां से निकल के आता है। आपने रो मैट्रिक्स पढ़ा, आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा। अब यहां पे वो छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन निकल के आता है, टीक्यू निकल के आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ matrix which is a row matrix as well as a column matrix। उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा जो कि रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो उस मैट्रिक्स का बाबू ऑर्डर होगा 1 into 1, क्योंकि उसमें एक रो होगा, रो मैट्रिक्स है तो एक रो होगा, और सिंस कॉलम मैट्रिक्स भी है तो एक कॉलम होगा, यानी उसका ऑर्डर होगा 1 into 1 मैट्रिक्स। आ गया बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो भी है और कॉलम भी है। ये हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो भी मैट्रिक्स है और कॉलम भी मैट्रिक्स है। तो आई होप आप रो और कॉलम मैट्रिक्स को समझ चुके होंगे। अब इसको आप उतार लें और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, उतार लीजिए बढ़िया से, इसको मिटा दिया जाए। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का ITF कंप्लीट हो चुका है, ITF का मैक्सिमम डाउट हम लोग डेली के डेली क्लियर कर रहे हैं,
तो ITF जिनका कंप्लीट हो चुका है, ITF की लेक्चर जिनकी हो चुकी है पूरी, वो अपना पूरा का पूरा RD शर्मा बना लें। जो दिक्कत है शाम वाले क्लास में आके पूछ ले। साथ साथ जो आपको दिया गया था ITF के बेसिस पे, मतलब आपको जो असाइनमेंट दिया गया था ITF वाला, उस असाइनमेंट को भी डील कर ले, पूरा का पूरा असाइनमेंट डील कर ले, है ना। और उस असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस आके आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे लाइव क्लास में। तो हम 2 से 3 दिन का आपको समय दे रहे हैं। 2 से 3 दिन में उस पूरे ITF को क्लीन करो, उसके बाद ITF की एक टेस्ट आएगी, है ना, एंड देन फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने इस मैट्रिसेस को। तो खैर चलाएंगे ही, ITF की टेस्ट 1-2 दिन में आएगी, उसको फिर मूव ऑन करके तब आगे ले चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलो भाई, ITF के बारे में, मतलब मैट्रिसेस के बारे में हमने रो मैट्रिक्स जाना, कॉलम मैट्रिक्स जाना। एक और मैट्रिक्स हम लोग जान जाते हैं और आज के क्लास को यहीं सबमिट करते हैं, क्योंकि सिंस अभी बहुत बच्चों का ITF बचा भी हुआ है, तो थोड़ा स्लो ही क्लास लेके चले, है ना। आप देखिए बहू, 3 दिन तक थोड़ा सा क्लासेस मेरे छोटे भी रहे तो चिंता मत करना, बड़ा तो होगा ही, वो अलग बात है, लेकिन भाई चिंता क्या करना, तुम तो खुद परेशान हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों करना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ITF के जो चैप्टर्स है उसको फाइनलाइज करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जो पढ़ लो, जैसे रिलेशन तुमने पढ़ा, फाइनल हो गया, ठप्पा लग गया। फंक्शन में भैया लफड़ा लग गया। क्यों फंक्शन में लफड़ा लग गया? बिकॉज एक तो पहले तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, समझाने में प्रॉब्लम। दूसरी चीज, आपका 11th का रेंज इतना वीक है कि उसको लेके चलना आगे बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से मैंने ग्राफ का इनिशिएशन स्टार्ट किया। ग्राफ की जब थोड़ी टॉपिक आगे बढ़ जाएगी तो रेंज समझाने में मुझे आसानी होगी, तो फंक्शन फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो हम आला देंगे, ठीक है, उसको रखो, जहां तक पढ़े हो 1-1 on-2 तक, on-1 तक रखो वहां पे, फिर आगे देखते हैं। ITF तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ITF में आपको खूब बढ़िया RD शर्मा बना लेना है। हमने जो असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट को बना लो, उसके एक एक क्वेश्चन हम लोग को बढ़िया से डील करने हैं, ठीक। आज भर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने हिसाब से पूछेंगे, जो तुमको जहां से लगता है वहां से पूछना। कल के वीडियो से हम उसमें बता देंगे कि आज आपको यहां से यहां तक का डाउट सेशन है, उस टाइम में आइए। उसके बीच तुमको जो एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चंस पूछना है पूछो, है तो पूछो, नहीं है तो मत पूछो, अलग बढ़ जाओ, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग 2 से 3 दिन में ITF का क्लीन चिट करने वाले हैं। तो इस 3 दिन को यूटिलाइज करो और ITF खत्म करो। 3 डेज देंगे बस। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो कि हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है आज के क्लास का। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान से पता हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो रहा है, तो नाम से ही तुमको समझ में आ जाएगा। क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स इन विच देयर आर सेम या फिर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज की संख्या सेम हो जाए, यानी जितना नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसको डिनोट करने की बात आए कि सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, ए तो लिख दिया आपने, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? AIJ लिखेंगे, और यहां लिखेंगे M क्रॉस M, है ना, N क्रॉस N भी लिख सकते, दोनों सेम है, दोनों रो और कॉलम की संख्या सेम हो गई। तो वैसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट ले चुका है। तो एकदम ध्यान रखना है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग कहते हैं अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, अगर देखो तो 2 1 3 4, 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लो, 1 3 5 1 2 6 6 1 3, ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स आपका जो है वो 2 गुने 2 है, और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखेंगे तो 3 गुने 3 है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। एकदम सिंपल सा है। अब एकदम सिंपल ढंग से कुछ और बातें हैं, आज की क्लास की कॉन्सेप्चुअल बातें यहाँ खत्म हो गई। अब कुछ और बातें हैं जो आपको समझानी है, ध्यान से देखो। एक काम करो, इसको उतारो, फिर हम थोड़ी और कुछ डिस्कशन तुम लोगों से करें। जरा उतार लो, बहुत दिनों बाद हम वीडियोस पे आए हैं, है ना। आज का तो वीडियो थोड़ा सा तुम लोग को लेट मिला, 6 बजे आने वाला था, बट ये 6 बजे नहीं आएगा, है ना, लेट हो जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल से शार्पली 6 बजे आपका अपलोड हो जाएगा वीडियो, उसमें दिक्कत नहीं है। आज भर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक, कल से हो जाएंगी चीज़ें। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। रिलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है,
नो डाउट, है ना। अगर हम फंक्शन चैप्टर की बात करें तो फंक्शन हाफ बचा है, हाफ कंप्लीट हो चुका है। अगर हम आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ मेरा कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली, और हम लोग किस पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसके डाउट सेशन को अभी हमने प्रोसेसिंग में रखा है। आपका डाउट सेशन प्रोसेसिंग में है और टेस्ट आपका पेंडिंग है, तो डाउट और टेस्ट दोनों इसमें होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आईटीएफ के बाद आगे की बात करें तो हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मैट्रिसेस, समझ रहे हो। तो हमारा सिलेबस काफ़ी बेहतर ढंग से निकल रहा है। अब आपको ये गौर फर्क समझना है कि जिन बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं ना बच्चों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जितना बढ़िया से यूट्यूब में धीरे धीरे स्लो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, सेम उसी प्रोसेस से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ अलग कर दे रहे हैं और क्लास में कुछ अलग होगा, नहीं यार, वही चीज़ें हैं। हाँ, अंतर बस इतने का है कि आप क्लास में इंस्टेंट पूछते थे, मेरे सामने हुआ करते थे, बट यहाँ पे आप मेरे से इंस्टेंट नहीं पूछ पा रहे हो, मेरे सामने नहीं हो। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बात को समझने की कोशिश करें। साथ साथ आपका एक और क्लास कंटिन्यू हो रहा है जो है आपका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का क्लास। तो ग्राफिकल और फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली ये सब कंप्लीट होने में 2-4 10 दिन 15 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर आपका ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर देखो, अगर आज का डेट देखो तो मई चल रहा है। मई में हम लोग आज 11 तारीख के ऊपर हैं, 11 तारीख है आज, मई का 11 तारीख। तो हम लोग 11 तारीख पे हैं और अपना चीज़ें ऐसे इस ढंग से निकल रही है, बेहतर है, अच्छे से निकल रही है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको चीज़ों को बढ़िया से समझते चलना है। और आपको इस बार एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको क्लास में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो भैया शाम को जुड़ो। लड़कियों के जुड़ने का टाइम 5 बजे किया गया है, 5 से 6 जितनी भी गर्ल्स हैं वो जुड़ सकती हैं लाइव क्लास में, है ना। उसके बाद लड़कों के जुड़ने का टाइम जो किया गया है वो रात को किया गया है 8 बजे से, है ना। 8 से 9 आप जुड़ सकते हैं मेरे से, डेली के डेली जुड़ सकते हैं 8 से 9। अगर तुमको 8 से 9 वाले टाइम में प्रॉब्लम है तो एक बार कंसल्ट करो, देखता हूँ मैं, कोई टाइम अप एंड डाउन करता हूँ। बट गर्ल्स वालों का टाइम 5 से 6 फिक्स कर दिया गया है, आपका 8 से 9 कर दिया गया है। और जो बीच में 7 से 8 का टाइमिंग मिल रहा है, उस 7 से 8 के टाइमिंग में आपके ग्राफ हो जा रही है। तो 7 से 8 में आप ग्राफ पढ़ लेंगे, 8 से 9 में आप डाउट पूछ लेंगे। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें अच्छे से लाइव क्लास में भी चलती रहेगी। और जब तक अपने एंड से कोशिश नहीं करोगे, हमारे एंड का कोशिश 100% फ्रूटफुल नहीं होगा। आपको अपने एंड से बहुत मेहनत करना है, हम लोग भी अपने एंड से मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। चलो, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास थोड़ा देर से अपलोड हुआ है, ठीक, बट कल से जो क्लासेस आपके अपलोड होंगे वो एग्जैक्टली 6 बजे आपको मिल जाएंगे। तो सुबह में उठो, 6 बजे नहाओ धोआओ और क्लास को बेहतर ढंग से करो। फिर शाम वाले क्लास में आओ और क्वेश्चंस को पूछो, जो दिक्कत होता है हम लोग वहाँ पे बेहतर ढंग से क्लियर कर लेंगे। समझ गए बात को? तो चलो, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। अपने घर पे रहिए, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। सिचुएशन हम लोग के एडवर्स है, अपोजिट है, चीज़ों को ध्यान से नहीं किया जाएगा तो फिर लाइफ खतरे में आ सकती है। तो घर पे रहें, सेफ रहें, जितना प्रोटेक्शन रख सकते हैं उतना प्रोटेक्शन रखें कोरोना के प्रति। कोशिश करें कि उन चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि सर्दी खांसी जुकाम होने के चांसेस होते हैं, उन चीज़ों का सेवन ना करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक। और प्रॉपर ढंग से सोएं, अच्छा स्लीप लें और बाकी सारा समय अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से देते रहें। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। एंड एट लास्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बच्चों।